हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा पे आपका स्वागत है। हम लोग बाल मनोविज्ञान में टॉपिक फर्स्ट विकास की अवधारणा सीखने से उसके संबंध टॉपिक को पढ़ चुके हैं। और अगर आप लोगों ने यह टॉपिक नहीं पढ़ा है तो पहले आप पिछले वीडियो में जाकर यह टॉपिक पढ़ लीजिए। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 2 विकास के नियम। विकास के नियमों के बारे में जानेंगे। विकास का पहला नियम है अनुक्रमिकता का नियम, दूसरा नियम है निरंतरता का नियम, तीसरा वैयक्तिक भिन्नता का नियम, चौथा अंतः संबंध का नियम, पांचवा नियम है सामान्य से विशिष्ट की ओर का नियम, छठा नियम है प्राणी और वातावरण की अंतः क्रिया का नियम, सातवां समान प्रतिमान का नियम। ये 7 नियम विकास के नियम हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। और अब हम बात करेंगे एक एक नियम और उनके नियमों के बारे में। तो पहला नियम है अनुक्रमिकता का नियम। अनुक्रमिकता का नियम कहता है कि विकास का एक निश्चित क्रम होता है, अर्थात विकास अचानक घटित होने वाली घटना नहीं है। जैसा मैंने आपको विकास की विशेषताओं में पढ़ाया था कि जब एक बालक जन्म लेता है तो वह जन्म लेते ही ना तो चलना शुरू कर देता है और ना ही बोलना शुरू कर देता है। उसके विकास का एक क्रम होता है और वह उन्हीं क्रम के अनुसार ही परिवर्तन होता रहता है। जैसे एक बालक में बोलना या चलना एक निश्चित आयु पर ही शुरू होती है। तो अर्थात विकास एक निश्चित क्रम में होता है और विकास अचानक घटित होने वाली घटना नहीं है। अनुक्रमिकता के नियम में 2 सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत है सिरस्थ सिद्धांत, जिसे हम सिरपुच्छी सिद्धांत भी कहते हैं, मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत भी कहते हैं, और इसका एक नाम सिफेलोकॉडल भी है, और शीर्षगामी सिद्धांत भी इसका नाम है। शीर्षगामी सिद्धांत यह नियम कहता है शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है, अर्थात पहले विकास सिर का होगा, उसके बाद पैर की तरफ विकास प्रारंभ होगा। दूसरा सिद्धांत है केंद्र से परिधि की ओर का सिद्धांत। इसे हम एकीकरण का सिद्धांत या समीप दूराभिमुखी का सिद्धांत भी कहते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार शरीर के अंगों पर नियंत्रण पहले केंद्र की ओर होता है, उसके बाद दूर के अंगों पर। अर्थात अगर पूछा जाए कि किस सिद्धांत के अनुसार विकास पहले केंद्र की ओर होता है, उसके बाद परिधि की ओर होता है या दूर के अंगों का होता है, तो वह इस सिद्धांत कहलाता है समीप दूराभिमुखी सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत। और अगर पूछा जाए प्रश्न कि किस सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है, तो वह सिद्धांत है सिफेलोकॉडल सिद्धांत। सिफेलोकॉडल सिद्धांत। सिफेलो मतलब हेड और कॉडल मतलब पैर से लिया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं कि अनुक्रमिकता के नियम का शिक्षण में प्रयोग क्या होता है। तो अनुक्रमिकता के नियम का प्रयोग है कि विषय वस्तु को छोटे छोटे क्रमिक इकाइयों में बांटकर पढ़ाया जाए। क्योंकि जो बालक है, बालक में विकास एक निश्चित क्रम में होता है, तो यदि हम विषय वस्तु को छोटे छोटे क्रमिक खंडों में बांटकर पढ़ाएंगे तो बालक आसानी से चीज़ों को सीख सकेंगे। ये था अनुक्रमिकता का नियम। दूसरा नियम है निरंतरता का नियम। निरंतर अर्थात लगातार, अर्थात विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया। यह भी आपने विकास की विशेषताओं में पढ़ा था कि विकास कभी भी रुकता नहीं है, वह हमारी माँ के गर्भ से लेकर के हमारे मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। कहा भी जाता है कि विकास गर्भ से लेकर के कब्र तक होता है। कब्र तक अर्थात जन्म के पहले से लेकर के मृत्यु तक। यही है निरंतरता का नियम। विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण में इसका क्या प्रयोग है? शिक्षक अपना व्यवहार अनुकरणीय रखें। दूसरा सतत और व्यापक मूल्यांकन। क्योंकि विकास निरंतर होता रहता है तो हमें सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए। सतत अर्थात वह मूल्यांकन जो निरंतर होता रहता है, और व्यापक मूल्यांकन मतलब जिसमें हम शैक्षिक स्तर का भी मूल्यांकन करते हैं और सहशैक्षिक स्तर का भी मूल्यांकन करते हैं। अर्थात यदि हमारे केवल अधिगम का या औपचारिक मूल्यांकन किया जाए तो वह सतत मूल्यांकन है।
और अगर शैक्षिक मतलब हमारे अध्ययन का, अधिगम का, पढ़ाई लिखाई का और उसके साथ साथ पाठ सहगामी क्रियाओं का भी मूल्यांकन किया जाए तो वह व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। अब हम बात करते हैं वैयक्तिक भिन्नता का नियम। वैयक्तिक भिन्नता अर्थात प्रत्येक बालक भिन्न भिन्न होते हैं, वे अलग अलग होते हैं और यह नियम कहता है कि प्रत्येक बालक की विकास की दर भिन्न भिन्न होती है, अर्थात प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है। वैयक्तिक भिन्नता का नियम बताता है कि जरूरी नहीं है कि जितने भी बालक हैं उनमें विकास का दर एक निश्चित हो। जितने भी बालक हैं, चाहे वह एक ही माता पिता के सगे भाई ही क्यों ना हो, सगे पुत्र ही क्यों ना हो, सब में विकास की दर अलग अलग होती है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बालक विशिष्ट या विशेष है। वैयक्तिक भिन्नता के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है अंतःवैयक्तिक भिन्नता और एक होता है अंतरावैयक्तिक भिन्नता, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। अंतःवैयक्तिक भिन्नता या इंटरपर्सनल, कोई भी दो बालक विकास में बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं, अर्थात अगर इंटरपर्सनल पूछा जाए तो इसमें दो बालक की बात की जाएगी क्योंकि दो बालक, जैसे मान लो एक राकेश है और एक सोहन है, तो दोनों का विकास एक जैसा और एक ही टाइम पर नहीं होगा। हो सकता है कि एक बालक 3 वर्ष में चलना प्रारंभ करता है तो दूसरा बालक 4 वर्ष में प्रारंभ करता हो चलना, तो विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। इसके बाद है अंतरावैयक्तिक भिन्नता। अंतरावैयक्तिक भिन्नता अर्थात एक ही बालक में विकास के पक्ष समान रूप से विकसित नहीं होते हैं। अंतःवैयक्तिक में हम दो बालक की तुलना करते हैं, जैसे एक राकेश है और दूसरा सोहन है, लेकिन अंतरावैयक्तिक में हम एक ही बालक में विकास के पक्षों की तुलना करते हैं। जैसे पक्ष कौन कौन से होते हैं आप लोगों ने पढ़ा है, शारीरिक विकास, मनश्चालक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास, ऐसे ही और भी विकास पक्ष होते हैं। भाषाई विकास होता है, जैसे नैतिक विकास होता है। जैसे सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट अच्छा है, वो क्रिकेट खेलने में अच्छे हैं, मतलब उनका मनश्चालक विकास या जो उनकी मनोगतिक विकास है वह ज़्यादा अच्छे से हुआ है, उनका शारीरिक विकास ज़्यादा अच्छे से हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए अब्दुल कलाम को, तो अब्दुल कलाम जी का संज्ञानात्मक विकास ज़्यादा अच्छा था, इसीलिए वे क्या थे, एक महान वैज्ञानिक थे। उनका मनोगतिक विकास या उनका शारीरिक विकास उतना अच्छा नहीं था जितना कि सचिन तेंदुलकर का था, नहीं तो वो भी क्रिकेट अच्छे से खेल सकते थे। तो उसी तरीके से अगर हम भावात्मक विकास की बात करें तो जैसे कोई भी नेता, जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका भावात्मक विकास बहुत अच्छा है मनश्चालक विकास की तुलना में। तो हम कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एक बालक में सभी विकास के पक्ष एक समान से विकसित हों। हो सकता है कोई बालक संज्ञानात्मक रूप से ज़्यादा अच्छा है तो भावात्मक रूप से हो सकता है वह बहुत कम हो सकता है वह खेल के मैदान में अच्छा खेल सकता है लेकिन वह पढ़ने में अच्छा ना हो हो सकता है कि एक ही बालक के में विकास के पक्ष अलग अलग हों। अर्थात जब दो बालक की बात की जाए तो अंतःवैयक्तिक, इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंटरपर्सनल, और अगर एक ही बालक में विकास के पक्षों की तुलना की जाए तो वह अंतरावैयक्तिक होगा। जैसे एक उदाहरण देखिए, लिखा गया है कि सचिन तेंदुलकर मनश्चालक विकास में अधिक हैं क्योंकि वे क्रिकेट खेलते हैं, परंतु उनका संज्ञानात्मक विकास अधिक नहीं है क्योंकि वे पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे वे अपने खेल में हैं, अर्थात क्रिकेट में हैं। शिक्षण में इसका क्या प्रयोग है? वैयक्तिक भिन्नता का शिक्षण में हम प्रयोग कर सकते हैं कि क्योंकि सभी बालक अलग अलग होते हैं, सभी बालक विशिष्ट हैं, तो हमें छात्रों की तुलना नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुलना करने पर उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं हो पाती है और वे तनाव का अनुभव करते हैं। तो हमें छात्रों की तुलना नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे से समान अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि अगर एक बालक गणित में अच्छा है तो हमें दूसरे बालक से भी नहीं कहना चाहिए कि देखो वह तो कितना अच्छा है और तुम क्यों इतना अच्छे नहीं हो।
हमें बालकों से वास्तविक अपेक्षाएं करनी चाहिए, अर्थात कोई भी बालक की जो भी क्षमता है हमें उस क्षमता अनुसार उनसे अपेक्षाएं करनी चाहिए। अगर हम उनसे ज़्यादा अपेक्षाएं करेंगे तो वे तनाव का अनुभव करेंगे और ढंग से अधिगम नहीं हो पाएगा। व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए, अर्थात ज़रूरी नहीं कि कोई बालक जो संज्ञानात्मक पक्ष में अच्छा हो उसका मनुष्यालक या मनोगतिक पक्ष भी उतना ही अच्छा हो। तो इसीलिए हमें व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि व्यापक मूल्यांकन में हम औपचारिक मूल्यांकन भी करते हैं और अनौपचारिक मूल्यांकन भी करते हैं, अर्थात पढ़ाई लिखाई का भी मूल्यांकन होता है और जो हमारी अलग से खेल कूद की, संगीत की, कला की, इन सब का भी मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद है अंतः संबंध का नियम। अंतः संबंध का नियम कहता है कि विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े होते हैं और प्रभावित करते हैं, अर्थात शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक विकास भी शारीरिक विकास से जुड़ा होता है, उसी तरीके से भावात्मक विकास भी संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा होता है। अर्थात अगर हम किसी बालक के शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो उसका मन भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि अरस्तु ने पहले ही कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अर्थात अगर शारीरिक विकास किसी बालक का अच्छा है तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा, और मानसिक विकास अच्छा है तो उसका संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होगा। यह अंतः संबंध का नियम है। और शिक्षण में इसका प्रयोग क्या होता है? क्योंकि सभी पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं तो हमें सभी पक्षों को संतुलित विकास करना चाहिए। जैसे अगर खेल कूद करवा के हम शारीरिक विकास करा रहे हैं तो कविताएं करा के, प्रोजेक्ट दे करके हमें उनका संज्ञानात्मक विकास भी बढ़ाना चाहिए। भयमुक्त कक्षाएं चलानी चाहिए, मैत्रीपूर्ण कक्षाएं होनी चाहिए, कक्षाएं संवेगात्मक रूप से सदा सकारात्मक होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए, तनाव मुक्त कक्षा होनी चाहिए। एक उदाहरण अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि बच्चे मिड डे मील में भोजन प्राप्त करते हैं। विकास के नियम पर, किस नियम पर यह आधारित है? तो यह अंतः संबंध के नियम पर आधारित है। क्यों? क्योंकि यदि बालक भोजन करेगा तो उसका शारीरिक विकास होगा, और जब उसका शारीरिक विकास होगा तो उसका मानसिक विकास भी अच्छे से होगा, क्योंकि सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसीलिए हमारे प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील योजना चलाई जाती है, जिससे बच्चों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास आसानी से और अच्छे तरीके से हो सके। तो यह किस नियम पर आधारित है? अंतः संबंध के नियम पर आधारित है। अब हम बात करते हैं पांचवा विकास के नियम के बारे में, जो कि है सामान्य से विशिष्ट की ओर का नियम। अर्थात पहले हमें सामान्य गुणों का विकास करना चाहिए, फिर विशेष गुणों का विकास हमेशा सामान्य गुणों से फिर विशेष गुणों की ओर बढ़ता है। अर्थात अगर हम यदि किसी बालक को पढ़ा रहे हैं तो पहले हमें अंक की पहचान करानी चाहिए, फिर उसे चक्रवृद्धि ब्याज या त्रिकोणमिति या जो कठिन प्रश्न होते हैं उसकी ओर ले जाना चाहिए, क्योंकि विकास का एक निश्चित क्रम होता है और बच्चों में तर्क करने की क्षमता भी एक निश्चित आयु पर ही विकसित होती है। इसीलिए पहले सामान्य गुणों का विकास होता है बालकों में, फिर विशिष्ट गुणों का। शिक्षण में प्रयोग करने के लिए कुछ बातें हैं, जैसे पहले हमें सरल से कठिन की ओर पढ़ाना चाहिए, मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाना चाहिए। मूर्त मतलब जो हमें दिखाई दे, अमूर्त मतलब जो हमें ना दिखाई दे। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर पढ़ाना चाहिए। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर पढ़ाना चाहिए। दृश्य से अदृश्य की ओर पढ़ाना चाहिए। स्थूल से सूक्ष्म की ओर पढ़ाना चाहिए। ये सारी हमारी शिक्षण विधियां हैं कि हम किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करके सामान्य से विशिष्ट की ओर बच्चों को अधिगम करा सकते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाना चाहिए। पूर्ण से अंश की ओर, अर्थात पहले बच्चों को पूरा सिलेबस बता देना चाहिए कि हमें वर्ष भर में क्या पढ़ना है, उसके बाद उन्हें विषय वस्तु को क्रमिक खंडों में बांटकर पढ़ाना चाहिए।
आगमन से निगमन की ओर पढ़ाना चाहिए। आगमन से निगमन मैंने बताया था कि आगमन मतलब पहले उदाहरण बताना चाहिए फिर नियम बताना चाहिए। तो पहले बच्चों को उदाहरण फिर नियम बताना चाहिए। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर पढ़ाना चाहिए। विश्लेषण मतलब विषय वस्तु को छोटे छोटे क्रमिक खंडों में पहले बांटना चाहिए। उसके बाद हमें उन्हें सृजनात्मक शैली की ओर ले जाना चाहिए कि बच्चे कुछ नवीन खोज कर सकें। अनुभव से तर्क की ओर पढ़ाना चाहिए। अनुभव मतलब बालक के दैनिक जीवन से जुड़े अनुभव से अध्ययन को शुरू करके तर्क की ओर उन्हें ले जाना चाहिए, क्योंकि बालक ने अपने दैनिक जीवन में जिन चीज़ों के बारे में देखा है, जिन चीज़ों के बारे में अनुभव किया है, यदि हम उनका उदाहरण लेकर बच्चों को पढ़ाएंगे तो वे आसानी से सीखेंगे। स्थानीय से वैश्विक। स्थानीय से वैश्विक का अर्थ भी कुछ इसी मिलता जुलता है। स्थानीय मतलब जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं। स्थानीय मतलब आसपास की चीज़ें। आसपास की चीज़ें अर्थात जो बालकों को पहले उनके आसपास के वस्तुओं का उदाहरण देकर पढ़ाना चाहिए, फिर उनसे दूर की जो वस्तुएं हैं उनका उदाहरण देना चाहिए। जैसे अगर हमें बच्चों को पढ़ाना है कि हिमालय पर कौन कौन से पेड़ पौधे होते हैं, तो पहले हमें हमारे या उनके आसपास जो पेड़ पौधे उनके बारे में बताना चाहिए। फिर धीरे धीरे बच्चों को बताते हुए हिमालय के पेड़ पौधों या वनस्पतियों के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि बालक के आसपास जो चीज़ें हैं अगर हम उनका एग्जाम्पल देंगे तो जल्दी सीखेंगे। इसके बाद है अनिश्चित से निश्चित की ओर का सिद्धांत। पहले हमें बच्चों को वो चीज़ें बतानी चाहिए जो वे सोचते हैं, उसके बाद जो चीज़ें वो देखते हैं उनके बारे में बताना चाहिए। तो ये थी शिक्षण विधियाँ जिनका प्रयोग हमें बच्चों को पढ़ाते समय करना चाहिए। अब बात करते हैं प्राणी और वातावरण की अंतःक्रिया का नियम। स्किनर के अनुसार विकास प्राणी और वातावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है। अर्थात एक बालक में विकास तब होता है जब वह बालक और उसके वातावरण के बीच में अंतःक्रिया अर्थात इंटरेक्शन होता है। स्किनर का यह कथन है कि विकास प्राणी और वातावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है। प्रश्न पूछा जाता है कि विकास प्राणी और वातावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है, यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो शिक्षा है वो बालक की आवश्यकता और अभिक्षमता के अनुसार होना चाहिए, तभी वह वातावरण के साथ अंतःक्रिया करेगा। अर्थात जब हम बालक को पढ़ा रहे हैं तो जो विषय वस्तु है वह उनकी परिपक्वता और उनके अधिगम स्तर के अनुसार होनी चाहिए, उनकी क्षमता के अनुसार होनी चाहिए, तभी बालक आसानी से उसको लेकर के अंतःक्रिया कर पाते हैं और विषय वस्तु को आसानी से समझ पाते हैं। शिक्षण में इसका प्रयोग देखते हैं। छात्रों में अभिक्षमता व आवश्यकता का ध्यान रखें, अर्थात छात्रों की परिपक्वता और अधिगम स्तर का ध्यान रखकर ही विषय वस्तु उनको पढ़ाएं। अधिगम समृद्ध वातावरण का निर्माण करें, अर्थात जैसे छोटे बच्चों के स्कूलों में दीवालों पर, खिड़कियों पर और उनके ब्लैक बोर्ड्स पर अच्छे अच्छे ड्राइंग्स, लेटर्स और पोएम्स लिखी होती हैं, तो यह अधिगम का समृद्ध वातावरण का निर्माण करता है और बच्चे जब भी इन चीज़ों को देखते हैं तो वो आसानी से सीखते हैं। अंतःक्रिया करने के अवसर देने चाहिए, अर्थात बच्चों को अपने मित्रों से बात करने का, संवाद करने का भी अवसर दिया जाना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल है बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, बाला। इसका फुल फॉर्म क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, अर्थात जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, हमारे स्कूल की बिल्डिंग्स जो होती हैं, बिल्डिंग्स अर्थात उनकी वॉल अर्थात जो दीवार है उस पर लेटर्स, पोएम्स और कुछ ऐसे चीज़ें बनी होनी चाहिए जो बच्चों के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालें और वे उन्हें सीखने में सहायता प्रदान करें। यह किससे संबंधित है? प्राणी और वातावरण की अंतःक्रिया के नियम से। अब समान प्रतिमान का नियम। प्रतिमान अर्थात पैटर्न,
एक ही प्रजाति के जीवों का विकास के प्रतिमान समान होते हैं, अर्थात अगर खरगोश का बच्चा है तो वह खरगोश की तरह ही पैदा होगा और वह खरगोश की तरह ही विकास करेगा। जिस प्रकार एक खरगोश का विकास होगा उसी तरीके से उसका विकास होगा। उसी तरह एक मनुष्य में का जब जन्म होता है तो सबसे पहले करवट बदलेगा, फिर बैठेगा, फिर धीरे धीरे खड़ा होना शुरू करेगा, फिर चलना शुरू करेगा, फिर वह कुछ समय बाद दौड़ना शुरू करेगा, फिर उसके बाद उसमें धीरे धीरे ज्ञान बढ़ेगी, फिर समझ का बढ़ेगी, फिर वह उन्हें उस ज्ञान और समझ का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेगा। यह था विकास के नियम। विकास के नियम आपने पढ़ा विकास के नियम के बारे में, और ये 7 नियम थे। ये 7 नियम आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ। थैंक यू।